दोस्तों, हम हमेशा से ये जानने की कोशिश करते रहे हैं कि प्लैनेट्स का निर्माण और उनका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ होगा। ऑब्वियसली आज हमारे पास इससे संबंधित कई कंपेलिंग थ्योरीज मौजूद हैं, पर आज भी हम इसके पुख्ता जवाब ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्लैनेट्स के कोर का एनालिसिस करने से हमें इस बारे में काफी कुछ पता चल सकता है, पर किसी भी प्लैनेट के कोर को डायरेक्टली सैंपल करना लगभग असंभव है, क्योंकि कोर काफी ज्यादा गर्म होता है। वहाँ प्रेशर भी इतना ज्यादा होता है कि हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी वहाँ कुछ क्षण में ही पिघल जाएंगे। हम पृथ्वी या किसी दूसरे प्लैनेट्स में इतनी गहराई तक ड्रिलिंग भी नहीं कर सकते कि उसके कोर तक पहुंच सकें। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम किसी प्लैनेट के कोर के बारे में जाने कैसे? इसका जवाब है 16 साइकी एस्ट्रॉइड। दरअसल 16 साइकी एक एस्ट्रॉइड है जो मंगल और जुपिटर के बीच में रहकर सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इनिशियल ऑब्जर्वेशन और सिमुलेशंस ये बताते हैं कि सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में ये एस्ट्रॉइड किसी प्लैनेटॉइड का कोर रहा होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि इसे स्टडी करके हम प्लैनेट्स के कोर के बारे में भी जान सकते हैं। इस एस्ट्रॉइड को स्टडी करने के मकसद से नासा साइकी नाम के मिशन को अंजाम देने वाला है। ये मिशन क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इससे हमें प्लैनेट्स के कोर के बारे में क्या पता चलेगा, ये हम आज के इस एपिसोड में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। पृथ्वी के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में 7 और प्लैनेट्स मौजूद हैं। आश्चर्य की बात यह है कि लगभग इन सभी प्लैनेट्स पर हम अपनी स्पेसक्राफ्ट्स भेज चुके हैं। इन स्पेसक्राफ्ट्स के जरिए हमें इनके बारे में काफी कुछ पता चला, जैसे कि ये कैसे दिखते हैं, इनका सरफेस कैसा है, इनके कितने सैटेलाइट्स हैं, इनके एटमॉस्फेयर में क्या है, इत्यादि। पर हमारे सोलर सिस्टम में अभी भी लाखों ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिन्हें हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। एस्ट्रॉइड्स इनमें से एक हैं। एस्ट्रॉइड्स बेसिकली छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ एस्ट्रॉइड्स आकार में हम मानवों जितने बड़े होते हैं, जबकि कुछ पृथ्वी के बड़े स्टेट से भी बड़े हो सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में मंगल और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में काफी सारे एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं, पर इनमें से केवल एक एस्ट्रॉइड ऐसा है जो वहां मौजूद दूसरे एस्ट्रॉइड से बिल्कुल अलग है। इस एस्ट्रॉइड का नाम है 16 साइकी। अगर आपको साइकी नाम थोड़ा अजीब लग रहा है तो बता दें कि ये नाम एक ग्रीक गॉडेस के नाम पर रखा गया है। ग्रीक देवी साइकी को आत्मा की देवी कहा जाता है। आमतौर पर एस्ट्रॉइड्स पत्थर से बने होते हैं, पर अर्थ बेस्ड रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप से गैदर किए गए डेटा ये बताते हैं कि साइकी पत्थर से नहीं बल्कि मेटल से बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में साइकी एक ऐसे ऑब्जेक्ट का सेंटर रहा होगा जो कि धीरे धीरे प्लैनेट बन रहा होगा, पर वायोलेंट कोलिजन की वजह से इसका रॉकी सरफेस इससे अलग हो गया होगा, जिसके कारण उसका कोर एक्सपोज हो गया होगा। चूंकि साइकी एक प्लैनेट के कोर का लेफ्ट ओवर हो सकता है, इसे स्टडी करके हम न सिर्फ पृथ्वी के कोर के बारे में भी जान सकेंगे, बल्कि इससे हमें प्लैनेट्स के निर्माण से संबंधित भी कई जानकारियां हासिल होंगी। चूंकि हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में अभी तक ज्यादा नहीं जानते, ये भी मुमकिन है कि इसको लेकर वैज्ञानिकों की थ्योरी पूरी तरह से गलत हो, यानी कि ये प्लैनेट के कोर का लेफ्ट ओवर होने के बजाय कोई अलग तरह का ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि मुमकिन है कि ये किसी अलग तरह के आयरन रिच बॉडी का लेफ्ट ओवर हो जो सोलर सिस्टम में कहीं मौजूद रहे मेटल रिच्ड मटेरियल से बना हो। ये ऑब्जेक्ट असल में क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये कहां से आया है, इसका निर्माण किस तरह से हुआ है, इस तरह के सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए नासा, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और मैक्सार ने इस एस्ट्रॉइड पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजने का फैसला किया है, जिसका नाम होगा साइकी, और इस पूरे मिशन का नाम होगा साइकी मिशन। साइकी मिशन से प्राप्त होने वाला ज्ञान हमें भविष्य में हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कॉलोनाइज करने में भी मदद करेगा। दोस्तों, अगर इंटरस्टेलर ट्रैवल, दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करना, स्पेस में ह्यूमन सिविलाइजेशन बसाना, एलियन का अस्तित्व जैसे टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो मैं आपको कुकू एफएम ऐप पर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी नाम की किताब की समरी सुनने की सलाह दूंगा। ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है और इस तरह के ढेरों टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी देता है। अगर आप कुकू एफएम के बारे में नहीं जानते
तो ये एक ऐसा ऐप है जहां हर तरह की नॉन फिक्शनल किताबों की समरी आपको हिंदी भाषा में ऑडियो बुक के फॉर्म में आसानी से मिल जाती है। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, फिटनेस कॉन्शियस पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या फिर किसी अन्य फील्ड से ही क्यों ना हो, इस ऐप पर हर तरह का नॉलेज आपको ऑडियो शोज और बुक्स की समरीज के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। इस ऐप का इस्तेमाल मैं लगभग हर रोज करता हूँ और आपको भी रेकमेंड करता हूँ कि आप भी इसका इस्तेमाल करें। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे प्ले स्टोर पर 4.5 से भी ज्यादा की रेटिंग मिली है। इस समय इस पे 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। आमतौर पर इस ऐप पर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 399 रुपए देने पड़ते हैं, पर VT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस समय आप ये सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपए में ले सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप को अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और वो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 100 रुपए का पेटीएम कैशबैक भी मिलेगा। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपने पैसे बचाइए। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिंक और कूपन कोड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। साइकी मिशन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तक पहुंचे बिना हमारे लिए इसके बारे में जानना लगभग नामुमकिन है। उदाहरण के लिए पहले के ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस के आधार पर साइंटिस्ट ने थ्योराइज किया था कि इस एस्टेरॉइड का 90% भाग मेटल का होना चाहिए, पर एल्किन स्टैंटन ने अपडेटेड डेंसिटी मेजरमेंट के आधार पर जब इसके कंपोजिशन का एस्टिमेशन लगाया तो पता चला कि इसमें 30 से 60% तक ही मेटल की मौजूदगी होनी चाहिए। उसी तरह साइकी एस्टेरॉइड में आयरन ऑक्साइड भी काफी कम मात्रा में मौजूद है। ये बात भी वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है क्योंकि मंगल, पृथ्वी, वीनस और मरकरी जैसे ग्रहों में आयरन ऑक्साइड भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यानी कि साइकी अगर मेटल और रॉक के मिक्सचर से मिलकर बना हुआ है तो इसके रॉक्स में आयरन ऑक्साइड अगर काफी कम मात्रा में मौजूद है तो निश्चित तौर पर ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इसका निर्माण नॉर्मल प्लैनेट्स के जैसे नहीं हुआ होगा। वैज्ञानिक ये भी नहीं जानते कि इसका निर्माण कहाँ हुआ होगा। हो सकता है कि इसका निर्माण मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में ही हुआ हो, या फिर ये भी मुमकिन है कि इसका निर्माण उस जोन में हुआ हो जिसमें पृथ्वी जैसे इनर प्लैनेट्स मौजूद हैं, या फिर शायद इनका निर्माण आउटर सोलर सिस्टम में हुआ हो जहां जुपिटर जैसे विशाल प्लैनेट्स आज मौजूद है। चाहे हम इनमें से कुछ भी अज्यूम क्यों ना कर लें, हम सिंपली ये नहीं बता सकते कि ये उस जगह पर कैसे पहुंचा जहां ये इस समय मौजूद है, यानी कि सूर्य से 430 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। नॉर्मली एस्टेरॉइड से हमें ये पता चलता है कि प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ होगा और लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम कैसे रहा होगा। पर साइकी अपने आप में बिल्कुल अलग है। अपने मेटल कंटेंट, हाई डेंसिटी और आयरन ऑक्साइड की लो कंसंट्रेशन की वजह से ये वैज्ञानिकों के इंटरेस्ट का विषय बना हुआ है। इस एस्टेरॉइड के ओरिजिन का पता लगाने के लिए साइकी यान मैग्नेटोमीटर, गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर और एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर डिवाइस से लैस होगा। वैज्ञानिक जानते हैं कि एस्टेरॉइड उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते जिस तरह से हमारी पृथ्वी करती है। पर साइकी सचमुच अगर एक प्लैनेट बनने के रास्ते पर कभी था तो उस समय इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद रहा होगा जिसका साइन इसके मटेरियल में आज भी मौजूद होगा। साइकी यान पर मौजूद मैग्नेटोमीटर अपने सेंसर की मदद से आसानी से ये पता लगा लेगा कि साइकी अभी भी मैग्नेटाइज्ड है या नहीं। अगर ये अभी भी मैग्नेटाइज्ड हुआ तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एस्टेरॉइड सचमुच एक ऐसे ऑब्जेक्ट का कोर है जो प्लैनेट बनने वाला था। ऑर्बिटर में मौजूद गामा रे एंड न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से वैज्ञानिक इस एस्टेरॉइड के केमिकल कॉम्पोजिशन का भी पता लगा पाएंगे। दरअसल कॉस्मिक रेज या हाई एनर्जी पार्टिकल्स जब साइकी के सरफेस से टकराते हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके रेस्पॉन्स में वो न्यूट्रॉन्स और गामा रेज एमिट करते हैं जिसे स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट कर लेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा डिटेक्ट किए गए डेटा को दूसरे नोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से मैच किया जाएगा। स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा डिटेक्ट किए गए डेटा को दूसरे नोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से मैच करके हम ये पता लगा सकते हैं कि साइकी में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा इस यान में कलर कैमरास का एक पेयर भी मौजूद होगा जो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर का निर्माण करेगा। ये इमेजर अल्ट्रा वायलेट और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ फिल्टर्स का इस्तेमाल करके उस लाइट को भी देख पाएगा जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती। इससे साइकी पर मौजूद रॉकी मटेरियल की मिनरलॉजी का भी पता चल सकेगा। इस यान का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी वैज्ञानिकों के लिए मददगार साबित होगा। दरअसल एक्स बैंड रेडियो सिस्टम का इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट को कमांड्स भेजने और उससे साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा हासिल करने के लिए किया जाता है।
पर वैज्ञानिक इन रेडियो वेव्स में होने वाले सटल चेंज को भी एनालाइज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशन, वॉबल, मास और ग्रेविटी फील्ड का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक साइकी की कंपोजिशन और इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। साइकी दूसरी स्पेस मिशन से एक और मामले में अलग होगा। दरअसल ये ट्रेडिशनल रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल करने के बजाय आयन प्रपल्शन तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इस यान के सोलर पैनल से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिसिटी एक नए तरह के थ्रस्टर्स को पावर करेगा, जिसका नाम है हेल थ्रस्टर। डीप स्पेस में इस तरह के थ्रस्टर्स का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। इसमें जेनॉन गैस को जेनॉन आयंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि स्पेसक्राफ्ट से तेज गति से बाहर निकलते हुए स्पेसक्राफ्ट को थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। ये टेक्नोलॉजी नॉर्मल रॉकेट से 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट होती है। ओरिजिनल प्लान के अनुसार इसे इसी साल अगस्त के महीने में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था। इसके बाद ये 9 महीने बाद मंगल के पास पहुंचता और उसके ग्रेविटी का इस्तेमाल करके साइकी एस्टेरॉयड की ओर चल देता। साल 2025 में ये साइकी के नजदीक पहुंच जाता और जनवरी 2026 में उसके ऑर्बिट में एंटर करने की ओर कदम बढ़ा देता। कुल मिलाकर पृथ्वी से साइकी तक पहुंचने के दौरान इसे 2.4 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी तय करनी थी। साइकी तक पहुंच जाने के बाद इसे कुल मिलाकर 4 कॉन्सेंट्रिकली स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स में इस एस्टेरॉयड का चक्कर लगाना था, ताकि इस एस्टेरॉयड के बारे में हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर सके। इसका पहला ऑर्बिट इस एस्टेरॉयड की सरफेस से 700 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके बाद धीरे धीरे इसे इस एस्टेरॉयड के नजदीक जाते हुए इसका चक्कर लगाना था, ताकि हमें इसके बारे में और बेहतर जानकारी मिल सके। इस कारण इसके बाकी के 3 ऑर्बिट्स इस एस्टेरॉयड की सतह से कम दूरी पर मौजूद थे। ये मिशन के अनुसार साइकी यान को लगभग 20 महीनों तक इस एस्टेरॉयड का चक्कर लगाना था। अनफॉर्चुनेटली इस यान के फ्लाइट सॉफ्टवेयर और टेस्टिंग इक्विपमेंट की डिलीवरी में हुई देरी की वजह से नासा ने फिलहाल इस मिशन को पोस्टपोन कर दिया है। इस मिशन को अब साल 2023 या 2024 में अंजाम दिया जा सकता है। पर इसके बावजूद साइकी एस्टेरॉयड और हमारी पृथ्वी के रिलेटिव ऑर्बिटल पोजीशन में होने वाले अंतर की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट कम से कम 2029 या 2030 से पहले किसी भी हाल में साइकी एस्टेरॉयड तक नहीं पहुंच पाएगा। जो भी हो, आज ना कल तो इस मिशन को अंजाम दिया जाना तय ही है। और जब ऐसा होगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये हमें किस तरह की जानकारी देता है। हो सकता है कि इसके जरिए हमें कुछ ऐसा भी पता चले जो हम अब तक नहीं जानते। चाहे नए स्पेस मिशंस हो या फिर नए साइंस एक्सपेरिमेंट्स, दोनों मुझे काफी एक्साइटिंग लगते हैं, क्योंकि उम्मीद होती है कि इनके जरिए विज्ञान और ब्रह्मांड में कुछ अनसुलझे राज सुलझेंगे और कुछ नई जानकारियां मिलेंगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूं कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।